साथियों, आप सभी का फ्री एजुकेशन परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, आइए इसी के साथ हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैथ की विशेष क्लास को हम चालू करते हैं। चलिए साथियों, मैथ में हम सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पूरे चैप्टर को बेहतरीन तरीके से समझने के लिए, अर्थात पूरे चैप्टर के हर प्रश्नों को, एक एक प्रश्नों को सही तरीके से साथियों कवर करने के लिए हमें एकदम स्टार्टिंग से चालू करना पड़ेगा, बिल्कुल बेसिक से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि साथियों बता दूं कि संख्या पद्धति में सबसे पहले साथियों आपको संख्याओं के बारे में मालूम होना चाहिए। हालांकि आपको कुछ उसके बारे में मालूम होगा, ठीक है ना, संख्याओं के बारे में, जैसे संख्याएं क्या होती हैं और अंक क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। अगर मैं संख्याओं की साथियों बात करूं तो उसमें पहला संख्या आ जाता है आपका प्राकृतिक संख्या, फिर आ जाता है परिमेय संख्या, फिर आपका आ जाता है पूर्णांक संख्या। ऐसे तमाम संख्याएं हैं, ठीक है ना, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ऐसे सभी संख्याएं हैं। इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जान लेते हैं। देखिए, ये हमारा थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी वाले पार्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें सबसे पहले साथियों आपको देखना है संख्याओं के बारे में। संख्या पद्धति, ये नंबर सिस्टम आपका चालू है। सबसे पहले आपको संख्या के बारे में जानना है। संख्या के बारे में जानने से पहले हम साथियों सबसे पहले अंक पे चलते हैं, क्योंकि अंकों से ही संख्याओं का निर्माण होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम आ जाते हैं साथियों, अंक पे आ जाते हैं। पहला पॉइंट साथियों हम किस पे आ जाते हैं? अंक पे आ जाते हैं। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। तो साथियों अंक क्या है? अंक क्या है? अंक एक प्रकार का चिन्ह होता है, सिंबल होता है। अंक एक प्रकार का चिन्ह होता है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है। अंक एक प्रकार का, अंक एक प्रकार का, एक प्रकार का चिन्ह होता है, चिन्ह होता है जो संख्या लिखने के काम आता है, जो संख्या लिखने के काम आता है। ध्यान से देखिएगा, इतनी चीज आपको समझ में आ गई कि अंक क्या है? एक प्रकार का चिन्ह होता है, सिंबल होता है, ठीक है ना, जो संख्या लिखने के काम में आता है। जैसे मैं यहां पर अब बताता हूं, अंक और संख्या में कंपेयर करके, तुलना करके मैं बताता हूं क्या चीज होता है। देखिए, पहले साथियों मैं एक साइड लिखता हूं, अंक लिखता हूं, एक साइड में अंक लिखता हूं और दूसरी साइड हम संख्या को लिखते हैं। देखिए, आपका ये नंबर हो गया, संख्या हो गया, ए डिजिट है। डिजिट साथियों एक से लेके जो 0 से लेके जो 9 तक है, ये आपका डिजिट के अंतर्गत आएगा, अंकों के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहां पर लिख देता हूं 8 और ये क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है ना, ये साथियों डिजिट है। हमेशा संख्याओं का जो निर्माण होगा किसकी सहायता से होगा? अंकों की सहायता से होगा। या हम कह सकते हैं कि अंकों से किसका निर्माण हो जाएगा? संख्या का निर्माण होता है। अंकों से साथियों किसका निर्माण हो जाएगा? संख्या का निर्माण होता है। डिजिट आपको पता चल गया। अब साथियों मैं संख्या की बात करूं, जैसे संख्या मैं लिख देता हूं 125, 125 इसको कोई संख्या कहा जाएगा, इसको अंक नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा क्या कहलाएगा साथियों? संख्या कहलाएगा। 125 ये संख्या कहलाएगा। अब देखिए, जो संख्याओं का निर्माण हुआ अंकों से, जैसे इसमें देखिए जो 5 है, इसमें जो 5 है, 5 एक प्रकार से क्या है? अंक है। ये जो अंक किससे, 5 जो है ये क्या है? अंक है। 2 भी क्या है? अंक है। 1 भी क्या है? अंक है, ठीक है ना। जो यहां पर 1, 2, 5 लिखा गया है, इन्हीं अंकों में से लिया गया है और उन्हीं से ये संख्याओं का निर्माण होता है। देखिए, अंक है, ये क्या है? अंक है, लेकिन ये कौन सा अंक कहलाएगा? इकाई का अंक कहलाएगा। कौन सा अंक कहलाएगा? इकाई का अंक। और साथियों ये कौन सा अंक कहलाता है? दहाई का अंक कहलाता है।
और एक कौन सा, सैकड़े का अंक कहलाता है। एक कौन सा, सैकड़े का हो गया। तो साथियों यहां पर आपको चीजें आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि जो संख्याएं हैं, संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। तो अंक आपका यहां पर जैसे 5 था, इकाई का अंक कहलाएगा, 2 है दहाई का अंक, और एक क्या हो जाएगा, सैकड़े का अंक हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। संख्या को पहले पढ़ने के लिए आपको अंकों के बारे में जानना होगा। अंक आपके कितने थे, टोटल आपको बता दिया। अंकों से संख्याओं का निर्माण कैसे होता है, ये सब सारी चीजें आपको आ गई। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, संख्या समझ में आ गया, अंकों से बनता है, संख्याओं का निर्माण अंकों से होता है। साथियों अब इसमें मैं चलता हूं कि संख्याओं के प्रकार, संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार पे आ जाता है। साथियों हम संख्या के प्रकार पे आ जाते हैं, और संख्याएं जितने प्रकार की होती हैं, एक एक संख्याओं को सही से देखना है। ठीक है, पहला जो साथियों इसमें आ जाता है, पहली जो संख्या है, पहली संख्या, पहली संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहते हैं ना, प्राकृतिक संख्या, या तो हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल, नेचुरल नंबर। यहां से आप समझ जाइएगा, जो प्राकृतिक लिखा हूं इसका मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या है, यहां पर पूरी हम समझेंगे। देखिए, जितने भी गिनती वाली संख्याएं होती है, जिससे किसी वस्तुओं की गणना की जाती है जिन संख्याओं से, लेकिन संख्याएं क्रम से होती है ना, गिनती वाली संख्याएं टोटल क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, या गणना वाली संख्याएं क्या होती है साथियों, प्राकृतिक संख्या। तो यहां पर इसका यदि डिफिनेशन आपको थोड़ा सा समझना है तो यहां पर लिख देना साधारण भाषा में, क्या, गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या, गिनती वाली संख्या साथियों क्या होती है, प्राकृतिक संख्या, या तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो गणना वाली संख्या है, गणना वाली संख्या। हाँ, गणना वाली जो संख्याएं हैं साथियों, उसको भी हम क्या कहेंगे, चाहे गिनती वाली चाहे गणना वाली संख्याएं जो भी होती है, वो क्या किसके अंतर्गत आता है, प्राकृतिक संख्या। देखिए, जैसे किसी भी चीज की गणना किया जाता है, कहां से, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 और क्या हो जाएगा, डॉट डॉट, ये सब आपका क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर, ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट तक जहां तक आप गणना कर पाए, ये आपका प्राकृतिक संख्या हो गया। सही है ना। देखिए, किसी भी वस्तु की गणना करना है तो 0 से नहीं किया जाता, 1 से किया जाता है, तो वहीं से आपको स्टार्ट करना है, 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक चलेगा। चलिए अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अब देखिए, पहला आपको नेचुरल नंबर मालूम हो गया। अब साथियों हम सेकंड पे आते हैं। सेकंड नंबर कौन सा हमारा, पूर्ण संख्या होता है, जिसको हम होल नंबर कहते हैं। सेकंड वाला क्या होता है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, या तो हम इसको किस नाम से जानते हैं, होल नंबर कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्या क्या है, सीधी सी जो गिनती वाली संख्या था, जिसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है, एक बार यहां पर देखें, जैसे यहां पर 0, एक मिनट, जैसे मैं प्राकृतिक संख्याओं की बात करूं, पूर्ण संख्या क्या है, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है, जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा, पूर्ण संख्या होगा। जैसे 1 2 3 हो गया, फिर इधर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जाएंगे। अच्छा, मैं कहूं इतना किस संख्याओं का ये समूह है, तो सीधा आप कहोगे कि प्राकृतिक संख्या का क्या है, समूह है, प्राकृतिक संख्या का समूह है। ठीक है साथियों, इतनी समझ में आई बात। अब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में
खाली किसको ऐड कर देना है या किसको शामिल कर देना है, जीरो को शामिल कर देना है, ठीक है ना। अब 0 1 2 3 4 5, अब ये जो पूरी संख्याओं का समूह आपको मिलेगा, ये जो पूरी संख्याओं का समूह मिलेगा, ये क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा। साथियों एक कौन सी संख्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे। पूर्ण संख्या के बाद हमारा आ जाता है साथियों पूर्णांक संख्या। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड वाला क्या है, पूर्णांक संख्या। ध्यान से हर चीजों को देखना है। पूर्णांक संख्या, साथियों हम पूर्णांक संख्या पे आ जाते हैं। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में हम इंटीजर कहते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में साथियों हम पूर्णांक संख्या को क्या कहेंगे, इंटीजर, इंटीजर। इंटीजर कहेंगे। अब ए इंटीजर क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है। अब देखिए बिल्कुल ये भी आसान है, ये भी आसान है बिल्कुल। क्या करना है, मैं यहां से लिख रहा हूं 0, यहां से लिख रहा हूं 0, देखिए मैं यहां से लिख रहा हूं 0 1 2 3 डॉट डॉट इधर। मैं कहूं साथियों एक किस चीज का समूह है, एक किस संख्याओं का समूह है, तो एक क्या कह सकते हैं कि हम पूर्ण संख्याओं का समूह है, पूर्ण संख्या है, ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या है। अब देखिए पूर्णांक संख्या का जो निर्माण होगा पूर्ण संख्या से होगा। खाली हमें एक चीज समझना है, यदि पूर्ण संख्या के समूह में, यदि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान, प्राकृतिक संख्या जैसे 1 हो गया, इसका ऋणात्मक मान -1 हो गया, फिर -2 हो गया, फिर -3 हो गया, फिर डॉट डॉट इधर भी इनफाइनाइट तक जाते रहे, ठीक है ना। हमें खाली समझना है कि पूर्णांक संख्या क्या है, तो सीधी सी बात है कि पूर्ण संख्या के समूह में प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर दिया जाए, जो संख्याओं का समूह प्राप्त होगा पूर्णांक कहलाएगा। देखिए एक किसका समूह है, पूर्ण संख्या का समूह है, इसमें हम प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को शामिल कर देते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का ऋणात्मक मान मतलब 1 2 3 ये तो है ये, और साथ साथ में क्या इधर लगेगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा, सही है ना। ये क्या हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या का कौन सा मान हो जाएगा, ऋणात्मक मान हो जाएगा, सही है ना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई। अब देखिए पूर्णांक जो होता है, इंटीजर जो होता है, इंटीजर दो प्रकार के हो जाते हैं। पूर्णांक क्या हो जाते हैं, दो प्रकार के हो जाते हैं। पूर्णांक संख्या, अब यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। ये साथियों जो पूर्णांक संख्या है इसको दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला क्या आ जाता है, धन पूर्णांक आ जाता है, चाहे हिंदी में लिख लो चाहे चिन्ह से आप समझ लो। साथियों पूर्णांक में, पूर्णांक जो संख्या होती है दो प्रकार की होती है। पहला आपका धन पूर्णांक होता है, धन पूर्णांक होता है, और साथियों दूसरी मैं बात करूं, दूसरा क्या होता है, ऋण पूर्णांक संख्या होता है। दूसरा ऋण पूर्णांक संख्या होता है, ऋण पूर्णांक संख्या। अब देखिए हमें धन पूर्णांक संख्या और ऋण पूर्णांक संख्या कहां से आएंगे, इस पूर्णांक संख्या में से आएंगे जो पूर्णांक संख्या है, सही है ना। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से समझना। अच्छा एक टोटल आपका क्या कहलाएगा, टोटल आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। ये टोटल साथियों आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या कहलाएगा, ठीक है ना। पूर्णांक संख्या में 0 1 2 3 4 इधर प्लस की तरफ जाता है और इधर माइनस। ये जो टोटल प्लस वाला है, ये जो टोटल साथियों प्लस वाला है, पूर्णांक संख्या में जो टोटल प्लस वाला है ये धन पूर्णांक के अंतर्गत आएगा। तो प्लस वाला क्या, 1 2 3 4 5 ये सब धन पूर्णांक के अंतर्गत आएंगे। यहां पर लिख रहा हूं 1 फिर 2 फिर 3 फिर डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, सही है ना। ये धन पूर्णांक हो जाएगा। अब ऋण पूर्णांक क्या है, पूर्णांक संख्या में जो ऋणात्मक भाग वाला समूह है उसको हम कहां पर रखेंगे, ऋण पूर्णांक में रखेंगे। -1 -2 और -3 और डॉट डॉट, सही है ना, ये ऋण पूर्णांक हो गया, सही है ना। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई है कि पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक क्या होता है, उस पूर्णांक संख्या में से प्लस वाला जो चीजें हैं वो धन पूर्णांक है, और उसमें टोटल जो माइनस वाली संख्याओं का जो समूह है वो ऋण पूर्णांक संख्या है, ठीक है साथियों। अब चलते हैं, हम नेक्स्ट चलते हैं। अब देखना है पूर्णांक के बाद आपका आ जाता है परिमेय संख्या।
अगला आपका आ जाता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, एक मिनट, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को साथियों हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या को क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर, ठीक है ना, परिमेय संख्या को। अब परिमेय संख्या क्या है मालूम होगा बिल्कुल आपको। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिसे p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, लेकिन क्यू नॉट इक्वल जीरो जीरो होना चाहिए। देखिए, ऐसी संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा साथियों, जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, p बटा क्यू के रूप में लिखा जाए, लिखा जाए, लेकिन यहां पर एक शर्त है कि क्यू नॉट इक्वल जीरो हो। क्यू नॉट इक्वल जीरो, जहां पर p और q क्या है? दोनों p और q क्या है? पूर्णांक है। दोनों क्या लेना हमें? पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? प्लस वाली भी चीजें आ जाती है, माइनस वाली भी चीजें आ जाती है, और जीरो भी आ जाता है। पूर्णांक में मैं बात करूं, अभी इससे पहले आपको बताया हूं, जीरो, एक, दो, तीन, ये सब इधर क्या है? माइनस एक हो गया, फिर साथियों माइनस दो हो गया, फिर माइनस तीन हो गया, और डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ना, ये सब आपका पूर्णांक के अंतर्गत आ गया। मतलब p और q का मान चाहे आप प्लस में लीजिए, चाहे माइनस में लीजिए, चाहे जीरो लीजिए, लेकिन यहां पर एक शर्त है, क्यू नॉट इक्वल यहां पर क्या लेना पड़ेगा? जीरो। यहां पर एक शर्त है, क्यू नॉट इक्वल जीरो। आप p बराबर जीरो ले सकते हैं, p बराबर क्या ले सकते हैं? p बराबर जीरो ले सकते हैं, लेकिन क्यू नॉट इक्वल आपको जीरो लेना पड़ेगा। सही है ना? तो यहां पर इसका एग्जाम्पल जैसे आपको बता दूं, एग्जाम्पल यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल इसका बता देता हूं। देखिए, जैसे यहां पर मैं 3/5 लिख रहा हूं। 3/5 जो नंबर है, इस क्या पूर्णांक में से नहीं 3 मिल रहा है? p की वैल्यू देखिए, ऊपर ए जो है p की वैल्यू होगा, और नीचे एक किसकी वैल्यू होगा? q की वैल्यू। जो p की वैल्यू क्या इसमें से आपको पूर्णांक संख्या में से क्या नहीं मिल रहा है? 3 यहां पर मिल रहा है। और q की वैल्यू साथियों यहां पर क्या क्या इसमें नहीं मिलेगा? मिलेगा पूर्णांक में। तो ए आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। और मैं अगली बात करूं, जैसे -5/2 लिख देता हूं, ठीक है ना, तो ए भी आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या, क्योंकि इन पूर्णांकों में से है, ये संख्या जो लिखी गई है इन पूर्णांकों में से ही लिखी गई हैं। अगला यहां पर देखिएगा, मैं लिख रहा हूं, जैसे 0.3 बार लिख रहा हूं, 0.3 बार, क्या ये परिमेय संख्या नहीं है? हाँ है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। आगे मैं आपको जब फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें बार वाली संख्याओं को कैसे बटे के रूप में चेंज किया जाता है उसको भी मैं बताऊंगा। तो इसको हम 3/9 लिख सकते हैं। 3/9, इसको जब काटेंगे 3 एक के 3, 3 त्रिक का 9, तो यहां से साथियों इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। सही है ना? तो आपका 1/3 भी परिमेय संख्या है, ये 0.3 बार की वैल्यू है। कहने का मतलब जो बार वाली संख्या है वो भी साथियों परिमेय संख्या होंगी, ठीक है ना? परिमेय संख्या। अगले पेज पे चलते हैं हम। जैसे परिमेय संख्या में और चीजों को मैं बता देता हूं, जैसे यहां पर आपका 22/7 बहुत पूछा जाता है, तो 22 भी ए भी पूर्णांक होगा, ए भी पूर्णांक होगा। ए भी आपका साथियों क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ए भी साथियों क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या होगा, ठीक है? ए भी परिमेय संख्या होगा। अगली चीज मैं बात करूं, एक देता हूं 0.23 और बार में लिख देता हूं, क्या ये परिमेय संख्या नहीं होगा? हाँ बिल्कुल, बार वाली संख्याओं को देखेंगे और तुरंत बता देंगे परिमेय संख्या है। सही है। अब इसके बाद आपका यहां पर आ जाता है, इसके बाद आपका यहां पर आ जाता है, चलिए ये हो गया परिमेय संख्या, ठीक है। अब परिमेय संख्या के बाद हम आ जाते हैं अपरिमेय संख्या पे आ जाते हैं। देखिए, चलिए देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या पे हम आ जाते हैं।
तो बताइए अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए, अपरिमेय संख्या। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में, P बटा Q के रूप में ना लिखा जाए, ना लिखा जाए, ना लिखा जाए, ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा साथियों। तो अपरिमेय संख्या क्या है? अगर P बटा Q के रूप में ना लिखे तो कैसे लिखे? जो रूट में संख्याएं लिखी जाती हैं साथियों, ध्यान देना, जो रूट में संख्याएं लिखी जाती है जिसका वर्गमूल या घनमूल कुछ भी ना निकले, सही है ना, वही क्या हो जाता है? अपरिमेय संख्या। जैसे मैं कह दूं कि रूट यहां पर 5, रूट 5 क्या इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं? नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या होगा। मैं कह दूं रूट 4 बताइए, तो रूट 4 देखिए 4 का वर्गमूल यहां पर निकल जाएगा साथियों। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो एक इसके अंतर्गत रखा जाएगा, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत बिल्कुल नहीं रखा जाएगा। जैसे यहां पर माइनस में अंडर रूट 7 लिख दे रहा हूं, तब भी एक इसके अंतर्गत रखा जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा, सही है ना। कहने का मतलब सीधी सी बात, यहां पर मैं घनमूल में लिख देता हूं, यहां पर घनमूल में लिख देता हूं 15, क्या इसका वर्गमूल घनमूल हम पूरी तरीके से निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहां पर भी यहां पर घनमूल में जो 15 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ए भी अपरिमेय संख्या, ए भी अपरिमेय संख्या, ए भी अपरिमेय संख्या, लेकिन जिसका वर्गमूल निकल जाए वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा, सही है ना। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए परिमेय संख्या के बाद साथियों हमारा अपरिमेय संख्या आया, अपरिमेय संख्या के बाद हमारा क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या आ जाता है, ठीक है ना, रियल नंबर। यहां पर अगला जो आएगा कौन सा संख्या हो जाता है? वास्तविक संख्या। वास्तविक नंबर आप डाल लीजिएगा ना, नंबर बिल्कुल डालते जाइएगा। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर। तो वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या क्या है? जो परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं, उनका जो समुच्चय, कहने का मतलब समूह जो होगा, ग्रुप जो होगा, वो क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या साथियों कहलाएगा। तो यहां पर बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं सीधी सी बात, जो वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों आएंगी। वास्तविक संख्या के अंतर्गत परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों आएंगी, इसलिए यहां पर क्या लिख दिया जाता है कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के समूह को, समूह को साथियों क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। जैसे यहां पर रूट 5, रूट 5 अपरिमेय संख्या है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। 1/2 परिमेय संख्या है, तब भी ये किसके अंतर्गत आएगा? वास्तविक संख्या के बाद अंतर्गत आएगा। -2/3 ये आपका परिमेय संख्या होगा, ये भी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा। अंडर रूट यहां पर मैं लिख दे रहा हूं 7, तो ये भी क्या हो जाएगा? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है ना। तो यहां पर एक किन संख्याओं का समूह हो जाता है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप है। देखिए अपरिमेय है, ए भी अपरिमेय, परिमेय, परिमेय, समझ में आई बात। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो समूह हो जाता है साथियों, वो वास्तविक संख्या के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है ना साथियों। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसी में एक चीज आपको देखने को मिलता है, काल्पनिक संख्या। एक आपको देखने को मिलता है काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर कहते हैं, ठीक है ना। तो काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। अभी काल्पनिक संख्या क्या है? इमेजिनरी नंबर कहते हैं इसको ना। तो काल्पनिक संख्या क्या है?
अंडर रूट में संख्याएं हो, लेकिन जब माइनस के रूप में अंडर रूट के अंदर मिल जाए और उसका वर्गमूल कुछ भी ना निकले। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब सीधी सी बात समझिएगा कि अंडर रूट के अंदर जो संख्याएं माइनस के रूप में रहेंगी, जैसे माइनस अंडर रूट 5, एक क्या हो जाएगा, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा। अंडर रूट माइनस 1, इसको भी इमेजिनरी नंबर के अंतर्गत रखेंगे, काल्पनिक संख्या के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है ना? तो यहां पर साथियों वास्तविक संख्या समझ में आ गया, काल्पनिक संख्या समझ में आ गया, और इसके बाद हम चलते हैं सम संख्या पे आ जाते हैं। सम संख्या, सम संख्या, सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। तो साथियों यहां पर सम संख्या क्या होती है? सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। इसकी जानकारी आपको बिल्कुल सही होगा, लेकिन स्टार्टिंग किया हूं सभी चीज को समझने के लिए, बेसिक वाला मैं आपको चीजें बता दिया हूं कि बेसिक चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है ना साथियों? हालांकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज होगा। तो यहां पर सम संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जो दो से क्या हो जाती हैं, दो से विभाजित हो जाती हैं, जो दो से विभाजित हो जाती हैं या विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं, उसको सम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। जैसे आपका सम संख्या क्या हो जाएगा, 2, 2 4, ये देखिए 2 से विभाजित होगा, 2 2 से विभाजित होगा, 2 4 से विभाजित हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, फिर डॉट डॉट ऐसे इनफाइनाइट तक आप जाते रहो, काटते रहो। सही है? 2 से। तो आपको मालूम हो गया सम संख्या क्या हो गया, 2 से विभाजित होने वाली। अब यहां पर मैं बात करता हूं विषम संख्या, विषम संख्या, विषम संख्या। साथियों विषम संख्या की मैं बात करता हूं, ऑड नंबर, ऑड नंबर की मैं बात करता हूं कि विषम संख्या है क्या। तो यहां पर जो विषम संख्या है, दो से जो संख्याएं विभाजित ना हो, विषम संख्या होगा। ऐसे लिख लेना कि दो से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती, दो से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती, विभाजित नहीं होती। ठीक है ना? दो से जो संख्याएं विभाजित नहीं होती हैं उसको किसके अंतर्गत रखते हैं? विषम संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो यहां से देखिए, एक जो है 2 से विभाजित नहीं होगा, फिर यहां पर 3 क्या 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। फिर इसके बाद 5 क्या विभाजित होगा? नहीं होगा। फिर इसके बाद 6 देखते हैं विभाजित हो जाता है, फिर 7 विभाजित नहीं होता। ऐसे आगे हम लिखते रहेंगे ना। खाली दो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो तो विषम संख्या के अंतर्गत उसको रखा गया है। ठीक है? तो सम संख्या हो गया, विषम संख्या हो गया। इसके बाद हम भाज्य और अभाज्य पे आ जाते हैं। ठीक है? पूरी चीजें आपको क्लियर हो रही है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर नंबर, सीरियल नंबर आप डाल लीजिएगा, मैं लिखता हूं यहां से भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। अगर मैं भाज्य संख्या की बात करूं तो भाज्य संख्या क्या है? तो वे संख्याएं, आप ऐसे लिखना, वे संख्या, वे संख्या जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, जो स्वयं और एक के अलावा, एक के अलावा अन्य संख्याओं से, अन्य संख्याओं से, अन्य संख्या से या संख्याओं से, संख्या से, अन्य संख्या से विभाजित होती हैं, विभाजित होती हैं। साथियों भाज्य संख्याओं के बारे में बात करूं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। ठीक है? उनको भाज्य संख्या के अंतर्गत रखा गया है। तो भाज्य संख्या देखिए क्या है? भाज्य संख्या जैसे क्या एक भाज्य संख्या है? नहीं। एक देखिए स्वयं से और एक से विभाजित हो रहा है, इसके अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है। भाज्य संख्या ऐसी होती है कि स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होना चाहिए। जैसे साथियों मैं बात करूं,
दो क्या भाज्य संख्या है? नहीं, दो खुद से विभाजित होगा और एक से विभाजित होगा, लेकिन किसी तीसरी संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। ऐसे तीन को भी देखेंगे, तीन खुद से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है, क्या किसी और संख्याओं से विभाजित हो रहा है? नहीं विभाजित हो रहा है। इसके बाद हम चलते हैं चार पे, चलते हैं ना। चार आपका क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। चार के बाद आपका क्या हो जाएगा? पांच तो विभाजित नहीं होगा, फिर इसके बाद 6 मिल जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर 7 नहीं होगा, फिर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 9। 9 भी आपका भाज्य संख्या के अंतर्गत रखा जाएगा, क्योंकि 9 जो है एक खुद से विभाजित हो रहा है, एक से भी विभाजित हो रहा है, किसी अन्य संख्या अर्थात 3 से भी 9 विभाजित हो जा रहा है। ठीक है ना। तो आपका जो भी क्रम आपका मिलेगा भाज्य के अंतर्गत, उसको हम इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है ना। जैसे 4 मिला, 4 के बाद आपका 5 देखिए भाज्य नहीं है, अभाज्य होगा। फिर यहाँ पर 6 भाज्य हो जाएगा। 6 देखिए 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। ऐसे 8 भी विभाजित है और 9 भी विभाजित है किसी अन्य संख्याओं से। ठीक है ना। तो यहां पर साथियों भाज्य संख्या हो गया। चलिए मैं अब बात करता हूं, अरे 9 के बाद आप 10 लिखोगे, 10 भी आपका क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या हो जाएगा। यहां पर लिख देता हूं 10 भी आपका भाज्य संख्या हो जाएगा। 11 अभाज्य हो जाएगा, 12 भाज्य हो जाएगा, ऐसे जो मिलेगा। ठीक है ना। भाज्य के बाद साथियों क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए, अगर हम अभाज्य संख्याओं को समझना चाहते हैं, ध्यान से समझना, बिल्कुल उसका विपरीत है। भाज्य का बिल्कुल थोड़ा सा विपरीत है, ध्यान से देखिएगा। भाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है ना, प्राइम नंबर कहते हैं। देखिए प्राइम नंबर। तो यहां पर आपको समझना है कि भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सॉरी साथियों, अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा, और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, अन्य संख्याओं से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो। जैसे साथियों इसमें मैं बता दूं कि अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं, प्राइम नंबर क्या होती हैं? वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। तो अभाज्य संख्या जैसे 2 हो गया, 2 अभाज्य संख्या 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ऐसे क्रम चलेगा ना। एक को हम विषम के अंतर्गत रखेंगे साथियों। यहां पर अभाज्य आपको समझना है, तो अभाज्य वे संख्याएं देखिए, एक क्या है? एक के अलावा किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रही है ना। ये जो 2 है, ये स्वयं से विभाजित हो रहा है और एक से विभाजित हो रहा है और किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं हो रहा है। उसी प्रकार 3 भी, उसी प्रकार 5 भी, उसी प्रकार क्या है? 7 भी है। ठीक है ना। तो साथियों हम आगे चलते हैं। भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, फिर यहां पर आपको समझना है अगली चीज। हाँ देखिए, अगली चीज यहां पर आपको साथियों समझना है। स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, अगली चीज यहां पर आपको समझना है कि सह अभाज्य संख्या एक सहभाज्य होता है और एक सह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है ना। सह अभाज्य संख्या समझना है। सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना। तो भाज्य और अभाज्य के बारे में आपको मालूम हो गया। तो यहां पर सह अभाज्य संख्याओं के बारे में समझना है। तो सह अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसे संख्याओं का युग्म जिनका जिनका एलसीएम क्या हो, सॉरी जिनका एचसीएफ 1 हो। तो ऐसे संख्याओं का युग्म, ऐसे संख्याओं का युग्म जिनका जिनका साथियों एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो।
वो सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा, सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे मैं 2 और 3 ले लेता हूं, 2 और 3, इसका एचसीएफ कितना होगा, इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। कैसे, देखिए जैसे हम यहां पर ध्यान दें, एचसीएफ में क्या करते हैं, एकदम कॉमन वाली चीजें हैं। देखिए जैसे हम स्टार्टिंग में एचसीएफ भाग विधि से निकालते हैं, वहां पर मैं अभी बता देता हूं, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने के लिए बड़ी संख्या में हम छोटी संख्या से भाग देते हैं। तो यहां पर 3 में 2 से भाग दें तो 2 1 के 2 हो जाएगा साथियों, और यहां पर कितना हो जाएगा, 1 मिनट, सही है, 2 1 के 2 हो गया, और यहां पर 1 हो गया। अब 1 में किससे भाग देना है, इस 2 में, ठीक है ना। 1 से अब इस 2 में भाग देना है, 2 को यहां पर उठा के रखना है। तो 1 का पहाड़ा यदि आप पढ़ते हो कितनी बार जाता है, 2 बार जाता है, तो यहां से कट जाएगा। यहां पर कटने के बाद, जो लास्ट में कटने के बाद यहां पर जो बचता है, एक क्या बचता है, एचसीएफ, एचसीएफ बचता है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। मैं अगली संख्या लेता हूं, जैसे 5 और 7, 5 और 7। एचसीएफ मतलब दोनों संख्याओं में जो कॉमन संख्या है 1 होना चाहिए, 1 के अलावा 1 से बड़ी संख्या कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे 5 और 7 में कॉमन कितना है, 1 ही कॉमन है, और संख्याएं कॉमन नहीं है। तो यहां पर देखोगे इसका एचसीएफ क्या है, 1 हो जाएगा। इसका भी एचसीएफ जैसे हम भाग विधि से निकालते थे, ऐसे आप देख लीजिए, 7 में 5 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा, 5 1 के 5 हो जाएगा, और कितना बचा, 2 बचा, सही है ना। अब 2 में कितने से डिवाइड करेंगे, इस 5 को यहां पर रख देना है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा, फिर आपका साथियों 4 आ गया। फिर आगे यहां पर कितना बचा, 1 आ गया। अब आगे यहां पर देखिएगा, इस एक से किस में डिवाइड कर देंगे, 2 में डिवाइड कर देंगे। यहां पर 2 में 1 से फिर भाग दे देंगे, 1 दूना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर आपका कट गया। तो यहां पर कटने के बाद जो यहां पर भाजक बचता है, यही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो यहां पर भी एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सही है ना। तो यहां पर चीजें आपको समझ में आ गई होगी। देखिए 100% चीजें आपको समझ में आएगी, बिल्कुल चीजों को धीरे धीरे समझना है। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सह अभाज्य संख्या है, और एक क्या होता है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या में जैसे यहां पर कॉमन संख्या 1 होता है, और सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या भी मैं रखता हूं। तो सहभाज्य जो संख्या है साथियों, उसमें जो कॉमन होगा, कहने का मतलब कॉमन मतलब एचसीएफ जो होगा 1 से अधिक होगा। अगर एचसीएफ 1 हो रहा है तो सह अभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखेंगे। अगर वहां पर कॉमन 1 से अधिक हो रहा है तो सहभाज्य संख्याओं के अंतर्गत रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला अगला इसमें देखेंगे सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे संख्याओं का युग्म, ऐसे संख्या या संख्याओं का युग्म, का युग्म जिसका साथियों, जिसका एचसीएफ, जिसका एचसीएफ 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, 1 से अधिक हो, अर्थात उन संख्याओं में जो कॉमन वाली संख्याएं हैं 1 से अधिक होना चाहिए। जैसे मैं 5 और यहां पर 10 लेता हूं, 5 और 10 में कॉमन क्या है, 5 और 10 में कॉमन कितना है, 5 का कॉमन होगा ना, 5 का कॉमन होगा। तो यहीं पर ये 5 क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है ना। एचसीएफ 1 से अधिक अर्थात 5 आ गया। देखिए इसमें एचसीएफ कैसे निकालेंगे, 10 में सीधा 5 से डिवाइड करेंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहां से कट गया, कटने के बाद यहां पर भाजक जो बचता है यही क्या कहलाता है, एचसीएफ कहलाता है, एचसीएफ, सही है ना। तो यहां से एचसीएफ कितना हो गया, 5 हो गया। और मैं दूसरी संख्या लेता हूं, इसको मिटा देता हूं, फिर दूसरी संख्या लेता हूं। यहां पर देखिए दूसरी संख्या साथियों में यहां पर लेता हूं, जैसे 3 और 12 ले लिया, 3 और 12,
ये आपसे पूछेगा बताइए कि सहभाज्य संख्या है कि सह अभाज्य संख्या है, सही है ना, सहभाज्य संख्या है कि सह अभाज्य संख्या है। तो इसमें 3 और 12 में क्या चीज आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, 3 कॉमन दिखाई दे रहा है ना, तो यहां से एक से अधिक है, एक से अधिक यहां पर कॉमन हो जा रहा है, संख्या कॉमन हो जा रहा है एक से अधिक, अर्थात जो यहां पर साथियों एचसीएफ है, एचसीएफ एक से अधिक हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सहभाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है ना। सहभाज्य संख्या याद रखना जिन संख्याओं का एचसीएफ एक से अधिक निकले, जिन संख्याओं का एचसीएफ एक से अधिक निकले वही सहअभाज्य संख्या होता है, सहभाज्य संख्या सॉरी सहभाज्य संख्या होता है। तो यहां पर क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए 12 में कितने से 3 से डिवाइड करेंगे, तो साथियों 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यहां से कट गया, कटने के बाद यहां पर जो भाजक बचता है वही क्या हो जाता है एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ। बेसिक मेथड से जैसे एचसीएफ निकालते थे वैसे थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं, ठीक है ना। तो साथियों आज पूरा यहां तक सहभाज्य तक संख्याओं के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ साथियों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और सभी प्रश्नों को उद्देश्य हमारा है कि नंबर सिस्टम के हर प्रश्नों को कवर करना, तो यहां पर कवर करेंगे तो बेसिक तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो चालू हो जाएगा हमारा क्वेश्चन चालू होगा, ठीक है। तो साथियों आज यहीं तक और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार।